हेलो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ या ओम का नियम क्या है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओम का नियम और इसका कंप्लीट जो प्रूफ है वो सब हम यहाँ देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले ओम्स लॉ है, ये किस किस के बीच में रिलेशनशिप है ये देखना है। और ये ओम्स लॉ है ओम नाम के आपके ओम्स नाम के साइंटिस्ट के बिहाफ पर या उसी के नाम पर ये नियम है। तो ओम्स लॉ है, रिलेशनशिप है, किस किस के बीच में रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप शो करता है। किस किस के बीच में रिलेशनशिप शो करता है? दिस लॉ शो द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशनशिप शो करते हैं किससे? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या होता है उससे हम डिटेल में देखते हैं। ये हमने देखा है कि ओम्स लॉ में हम करते क्या है, यहाँ हम रिलेशनशिप शो करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जिसे कहेंगे V और करंट जिसे कहेंगे I, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये नियम क्या कहता है। देखिए इसमें आपको कंडीशंस है, वो कंडीशन है, वो कंडीशन मस्ट फुलफिल होनी चाहिए। और वो कंडीशन है इफ़ फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट। देखिए इफ़ फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट, कहने का मतलब फिजिकल कंडीशंस या फिजिकल जो कंडीशंस है किसके, कंडक्टर की, तार की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो नियत होनी चाहिए जैसे, और उसमें है आपका टेम्परेचर, प्रेशर, एरिया, उसकी लेंथ, ये सब यदि इसकी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट है किसमें, कंडक्टर में। इफ फिजिकल कंडीशंस ऑफ ए कंडक्टर आर कांस्टेंट, ये सब चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए जब हम इस लॉ को पढ़ रहे हैं, इस लॉ को किसी कंडक्टर में एप्लीकेबल करा रहे, तो वहाँ ये सब चीज़ें नॉन चेंजेबल होनी चाहिए, ये बदलनी नहीं चाहिए। अगर ये बदलती है तो ओम्स लॉ का जो एक्सपेरिमेंट है वो करेक्ट रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो आपको शुरुआत में इसको डिस्क्राइब करने से पहले आपको कंसिडर करने पड़ेगा कि फिजिकल कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहेगी। तो ये नियम क्या कहता है, अब सुनो इस नियम के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ if फिजिकल कंडीशन, बता दिया फिजिकल कंडीशंस, ये है इसकी फिजिकल कंडीशंस ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट, देन applied potential difference on conductor terminal show the directly proportional relationship with flowing current या current flowing with current flowing in conductor। देखिए
ये हमारा ओम्स लॉ है जो हमने यहाँ से यहाँ तक देखा है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट जो मस्ट कंडीशन है वो मस्ट कंडीशन क्या है, फिजिकल कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। और भौतिक अवस्थाएं क्या, टेम्परेचर, प्रेशर, एरिया, लेंथ या डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। According to this law, if physical condition of conductor is constant, then applied potential difference, कहने का मतलब जो कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर के टर्मिनल पर, वो डायरेक्टली रिलेशनशिप शो करता है किसके, जो उस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला जो करंट है वो और इसका टर्मिनल, आपका टर्मिनल वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है उस कंडक्टर पर, दोनों एक दूसरे में समानुपाती संबंध प्रदर्शित करेंगे या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप शो करेंगे। हिंदी में देखिए, हिंदी में क्या होगा, यदि भौतिक अवस्था नियत है तो चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर प्रवाहित धारा के साथ समानुपाती संबंध व्यक्त करता है या व्यक्त करता है, व्यक्त करेगा या करता है। देखिए देखिए, ये हमारा नियम हो गया कि आप यदि फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो कंडक्टर के टर्मिनल पर है वो करंट के साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप शो करेगा। या हिंदी में कह सकते हैं यदि भौतिक अवस्थाएं नियत है तो चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उस तार में बहने वाली धारा के बीच जो संबंध होगा वो संबंध कैसा होगा, समानुपाती संबंध होगा। देखिए, अब हम एक चालक तार मान रहे हैं, माना एक चालक तार है, ये चालक तार लिया, ये चालक तार ले लिया है, कंडक्टर कंसिडर कर लिया, इसके टर्मिनल है ये ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल। इस कंडक्टर के टर्मिनल को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है, मान लीजिए प्लस माइनस, इस पर V वोल्टेज या V वोल्ट अप्लाई है। तो इस कंडक्टर के जो टर्मिनल्स हैं, ये टर्मिनल ए और बी, इन टर्मिनल पर जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज कितना है V, या इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस कंडक्टर का ए बी। ये आपका क्या है, कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी स्मॉल है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A, इसके टर्मिनल्स पर या इसके सिरों पर आरोपित विभवांतर कितना है V, और इसमें करंट फ्लो होने वाली करंट कितनी है I करंट फ्लो हो रही है इस कंडक्टर में। ए बी कंडक्टर है जिसे इस बैटरी से जिसका वोल्टेज कितना है V, ये एक बैटरी मान सकते हो, इससे V वोल्टेज इसमें अप्लाई किया जाता है। तो ए बी टर्मिनल है, जो ए बी टर्मिनल है किसके, कंडक्टर के, इसके टर्मिनल पर अप्लाइड वोल्टेज कितना है V और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I। ध्यान दीजिए, अब जो हमने थ्योरी लिखी है वही हमने क्या है यहाँ पे कंसिडर करा है। इसमें आपको थ्योरी लिखना चाहो तो लेट अस कंसिडर ए कंडक्टर which is represented by AB terminal, the potential difference across AB terminal is V और current flowing in this conductor is I। तो हिंदी में कह सकते हैं, माना एक चालक तार जिसके सिरों पर आरोपित विभवांतर कितना है V है और इसमें I मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब इस कंडीशन में ओम्स लॉ है वो क्या कहता है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है वो देखिए। इस कंडीशन में यदि देखना चाहो, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार क्या है कि V है वो डायरेक्टली रिलेशनशिप शो कर रहा है किसके साथ में, I के साथ, या इसे कह सकते हो I डायरेक्टली रिलेशनशिप शो कर रहा है V के साथ। चाहे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I बोलो या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V बोलो, ये
कब सेटिस्फाई होगा? जब फिजिकल कंडीशंस, भौतिक अवस्थाएं क्या है? नियत है। हम भौतिक अवस्थाएं नियत क्यों बोल रहे हैं? देखिए, टेम्परेचर चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर, प्रेशर, एरिया, लेंथ, क्योंकि एरिया पर, लेंथ पर, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, इन सभी चीज़ों पर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और रेजिस्टेंस चेंज होता है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी, इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, जिसके बिहाफ पे आपका जो ओम्स लॉ है वो सेटिस्फाई नहीं होगा या ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। इसलिए ये नियम है एप्लीकेबल कब है? जब फिजिकल कंडीशंस क्या है? कांस्टेंट है। देखिए, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है, तो यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहाँ कांस्टेंट आता है v इक्वल टू r इंटू I, और यहाँ जो r है ये है ओम्स लॉ कांस्टेंट, इसे कहेंगे ओम्स लॉ कांस्टेंट, जिसका नाम है रेजिस्टेंस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस क्या होता है। ये वही रेजिस्टेंस आर जो दिया गया था, ये कांस्टेंट, जिसे ओम्स लॉ कांस्टेंट है, इसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। यदि हम यहाँ से आर निकालें तो आर इक्वल टू क्या आएगा? वी अपॉन आई। आर इक्वल टू क्या आएगा? वी अपॉन आई। तो इस कंडीशन में ध्यान देना, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में इस r की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहने वाली है। इस r की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। इस r की वैल्यू कांस्टेंट क्यों होगी? क्योंकि v और i है, इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। जितना आपका i बढ़ेगा उसी रेशियो में आपका क्या बढ़ जाएगा? v। तो इन दोनों का जो रेशियो रहेगा, वो अनुपात रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और इस रेशियो को कहते हैं ओम्स लॉ कांस्टेंट, जिसे कहेंगे रेजिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो आप किसी भी टर्मिनल पे, इस टर्मिनल पे नोट करते हो, दूसरे पे डिनोट करते हो, यदि v और i है वो अनचेंजेबल है। वो कब होगी? जब फिजिकल कंडीशंस चेंज नहीं हो रही है, तो r हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ से इस ओम्स लॉ को आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तो एक तरह से डिफाइन करते हैं, यदि दूसरी अलग वे में डिफाइन करना चाहो तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर आर कांस्टेंट देन द रेशियो ऑफ v, मतलब रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से डिफाइन कर दो इस लॉ को, या बोल सकते हो रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्लोइंग करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। और यही क्या है? आपका ओम्स लॉ है। तो आपको ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा। ओम्स लॉ क्या है? फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि फिजिकल कंडीशंस है, फिजिकल स्टेट से वो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, तो ही आपका नियम एप्लीकेबल है। तो इतना क्लियर है। अब आगे हम इनके बीच में v और i के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं, ग्राफिकल रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो आपको इतना क्लियर होगा। आगे देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। हिंदी में कहेंगे विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफिकल संबंध क्या है, या उनका ग्राफिकल ग्राफीय निरूपण कैसा। हमें अभी संबंध देखा था v समानुपाती किसके है? i के। मैं एक ग्राफ ले लेता हूँ, ये ग्राफ प्लॉट कर लिया है मैंने। ऑन एस एक्स एक्सिस मान लीजिए करंट i डिनोट कर रखा है एस एक्सिस पे, y एक्सिस पे ले रखा है v। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, v और i के बीच में रिलेशनशिप कहता है डायरेक्टली रिलेशनशिप है। तो जो ग्राफ आएगा हमेशा ओरिजिन से पास होगा, और वो क्या होगा? लीनियर होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, सरल रेखा होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर कि ये लीनियर ग्राफ शो कर रहा है। अगर ये लीनियर नहीं आ रहा तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ओम्स लॉ है उसकी राइट अप्रोच कब होगी? जो ग्राफ आना चाहिए हमेशा क्या आना चाहिए? एक सीधे रेखा में आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। किसके बीच में? v और i के बीच में। देखिए, कुछ दो वैल्यूज ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, हम ग्राफ से रेजिस्टेंस भी मेज़र कर सकते हैं। मान लीजिए इस वैल्यू ऑफ करंट पर आपका वोल्टेज कितना है? ये। और नेक्स्ट वैल्यू ऑफ करंट इस पर,
आपका वोल्टेज है। हम दोनों एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं उनको डिनोट कर देते हैं। इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए ये हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ये मान लीजिए किस पोजीशन पर है, थीटा पोजीशन पर है। किस पोजीशन पर है, थीटा। नाम दे दीजिए ए बी और ये सी। इस ट्रायंगल ए बी सी में देखिए, बाय यूजिंग ट्रायंगल ए बी सी, देखिए ए बी सी में यदि मैं स्लोप है, इस स्लोप की वैल्यू डिनोट आप मेज़र करना चाहें, स्लोप की वैल्यू क्या है वो ज्ञात करना चाहे, तो स्लोप में आपको ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये पता है कि ये वाली जो एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, करंट को। मान लीजिए ये वाला करंट कितना है, डेल आई। ये वाली जो वैल्यू वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, भाई ये किसके पैरेलल में वोल्टेज के, तो ये आ जाएगा डेल वी। तो यहाँ से हम दे सकते हैं जब आपके पास बेस है और एल्टीट्यूड है, तो यहाँ से आप जो इसका हाइपोटेनियस है या हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू मेजर कर सकते हैं, या आपके पास आधार है, लंब है, तो कर्ण मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या लगाएंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाएंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना है बी सी अपॉन बेस क्या है ए बी। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू होगा बी सी क्या है डेल वी अपॉन डेल आई, ये डेल वी और ये डेल आई। तो ये टेन थीटा है। अभी तो हमने देखा था ओम्स लॉ से, इस कंडीशन में देख रहे थे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, तो v इज इक्वल टू आर इंटू आई। तो r इक्वल टू क्या आ रहा था, v अपॉन आई। तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो किसके इक्वल टू है, रेजिस्टेंस के। तो यहाँ से जो आपका टेन थीटा है वो किसके इक्वल टू है, टेन थीटा इक्वल टू है आर के। तो हम कह सकते हैं इस ग्राफ में जो आपका स्लोप है ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को, या ओम्स लॉ की टर्म में से कहें, इस जो आर है वो क्या है, इट इज़ द ओम्स लॉ कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो हमारा यहाँ तक जो अपना ग्राफ है, ग्राफ भी जरूर बनाना एग्जाम में। ऐसे आपका कुछ ग्राफ शो करके आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेता तो सिंपली आप उसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाइए और वैल्यूज़ निकाल दीजिए, ठीक है। ग्राफ में ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए एक्स एक्स पे आप आई ना लेकर यहाँ आप क्या लेते हो, वी लेते हो और यहाँ लेते हो आई, इस कंडीशन में तो ये जो टर्म है ये चेंज हो जाएगी। ये डेल वी है, ये नीचे आएगा, डेल आई कहाँ हो जाएगा, ऊपर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि डेल आई जो नीचे आ रहा था, अब डेल आई कहाँ आएगा, ये डेल आई कहाँ पे आएगा, इधर। डेल मीन्स स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट है ना, डेल ले लो या आई ले लो, और यहाँ पे क्या आएगा डेल वी। तो इस कंडीशन में चेंज हो जाएगी। इस कंडीशन में टेन थीटा इक्वल टू आर ना कर क्या आएगा, 1 अपॉन आर, ठीक है। तो आप दोनों में से चाहे आपके एस एक्स वाई ले लीजिए या आई ले लीजिए, उस हिसाब से आपके डाटा चेंज होंगे, लेकिन दोनों तरीके से आपका क्या है, ये राइट अप्रोच है। आप दोनों में से किसी को भी फॉलो करके इसे कंप्लीट कर सकते हो। ये ओम्स लॉ हो गया।